नमस्कार, मैं हूं दिबांग और गुजरात के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए हैं माने। और एक तरीके से जो रिकॉर्ड है, जो कि कांग्रेस पार्टी का था 1985 का 149 सीट्स का, उसको तोड़ती हुई नजर आ रही है। एक रिकॉर्ड अपना तो बना ही रही है भारतीय जनता पार्टी, ये साफ दिखाई दे रहा है। उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान, जफर सरेशवाला, जिनको आप सब लगातार टीवी चैनलों पर देखते हैं, और दूसरे जपन पाठक। दोनों बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आप ये समझ जाइए कि जम के बैठ जाइए। अब आपको बहुत अच्छी जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, गहराई से आता हुआ पर्सपेक्टिव सुनाई देगा। जफर साहब, ये जो आंकड़ा आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बीजेपी की एक खूबी है, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। 2017 का जो इलेक्शन था उसमें काफ़ी सीटें कम हो गई थी, कांग्रेस की बढ़ गई थी। यानी 2017 के बाद ही बीजेपी तैयार हो गई थी इलेक्शन के लिए। और जहाँ जहाँ उनकी कमज़ोरियाँ थी ना, अगर आप देखेंगे, जैसे ये हार्दिक पटेल वाला, जो पटेल का जो पूरा था, उसको वहीं उन्होंने, बोलते हैं ना, निप इन द बड, ये बढ़ने ही नहीं देते, वहाँ उसको रोका। उधर इनका एक जो कमज़ोर था वो ट्राइबल बेल्ट था, वहाँ पर मोदी साहब की मेहनत। अच्छा, मोदी साहब का बराबर आना, अमित शाह साहब का आना, यानी लग गए थे। और फिर जब लगा एक बात कि भाई ये सरकार जो है जो ठीक नहीं है, जी। यानी जीतना तो है ही, लेकिन जो हमको करना है, तो फौरन बदल दिया, पूरी कैबिनेट बदल दी। उसके बाद, उससे पहले इन्होंने जो लीडर थे इनके पार्टी के, उनको बदल दिया, सी आर पाटिल साहब को ले आए। तो बीजेपी जो है ना, वो देखती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, और यहाँ पहुँचने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई नाराज हो ना हो, वो उसको करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है अभी के इलेक्शन में, जो मैं हमेशा से कहता था, कि जो जो ये जो बढ़ाव जो हुआ है 125 से ऊपर का, इस बार मुसलमानों ने जितना वोट बीजेपी को दिया है, पहले कभी भी नहीं दिया था। क्योंकि आमतौर पर मुसलमान ये समझता है कि भाई 27 साल से हुकूमत है इनकी, हमारी जो तरक्की हुई है ना, ख़ासतौर से मुसलमानों की एजुकेशन में, ये एम्प्लॉयमेंट में जो है, और फिर ख़ास जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसमें मुसलमानों का डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। तो मुसलमान देखता है कि यार, हमारी तरक्की तो इनके ज़माने में हुई है, हम क्यों छेड़ें किसी को। तो पढ़ा लिखा मुसलमान और औरतों ने इस बार बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है, तो उसने पलड़े को भारी कर दिया है। ये जी। बहुत बड़ा चेंज है। तो एक तरीके से आपने 5 बड़ी वजह बता दी। एक तो आपने बता रहे हैं कि महिलाएं, आप बता रहे हैं मुसलमान, आप बता रहे हैं जिस तरह से कैबिनेट में बदलाव हुआ, आपने कहा कि जिस तरीके से ट्राइबल बेल्ट की बात की, और हार्दिक पटेल जो पूरा एक आंदोलन चला था, जिस तरह से उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। जब ये आप इससे सहमत हैं, ये जो बात ये बता रहे हैं कि ये 5 वजह हैं, आपको क्या लगती है कि बड़ी वजहें क्या हैं इस बार इनकी जीत की? देखिए, एक वजह तो ये है कि गुजरात की जनता ने स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लीडरशिप, इन तीनों को कंसिस्टेंटली तवज्जो दिया है, इन तीन मुद्दों को। और बाकी जो छोटे मुद्दे आप कहते हैं कि कहीं पे लट्ठा कांड हो गया, तो वो कांग्रेस के टाइम में भी होता था और जगह पे भी होता है, या कहीं ब्रिज टूट गया, दुखद घटना है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ के गुजरात की जनता तीन मुद्दों को हमेशा से अपनाती रही है। और इसके साथ साथ अगर आप गुड गवर्नेंस दे, अगर सारे संजोगों को भी फेवरेबल बनाए, और बड़े ट्रेंड और इवन माइक्रो ट्रेंड, इस पे पूरा साइंटिफिकली आप ध्यान देते रहे, तो मुझे लगता है कि, और इलेक्शन डे की मशीनरी भी आप साउंड करें, तो ये सारी चीजें मिला के एक माहौल बनाती है जिसमें इतना भव्य विजय मिलता है। तो जैसे मसलन 2017 का आप देख लीजिए इलेक्शन, तो फार्मर्स डिस्ट्रेस था तब, और फार्मर डिस्ट्रेस और पाटीदार एजिटेशन दोनों में वो कंपाउंड हुआ। लेकिन आप उसके बाद की आप 5 साल के पूरे समय काल को देखिए। ऊंझा से आशाबेन पाटीदार एमएलए तो बीजेपी में जुड़ गए, राघव जी भाई बीजेपी में जुड़ गए, हार्दिक पटेल बीजेपी में जुड़ गए, सरदार पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू वो भी पिछले 5 साल में बना। बारिश की इरिगेशन की आप स्थिति देखिए, नर्मदा की ब्रांच कैनाल्स का काम खत्म हुआ, लास्ट में कच्छ में हुआ, बारिश अच्छी हुई। एमएसपी 2017 में जो लेसन लिए नरेंद्र भाई ने गुजरात के इलेक्शन से, 2018 में ही उन्होंने एमएसपी अप्रत्याशित तौर पे बढ़ा दिए। और उसमें भी आप देखिए कि गुजरात के जो मेन क्रॉप्स है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, उसके एमएसपी तो काफ़ी बढ़ गए, उनका एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ा।
जी। और बाकी के जो छोटे क्रॉप्स थे उसमें भी उन्होंने इस बार एमएसपी दाखिल किया अभी। जी तो ये काफी सारे फैक्टर्स है। जी। इस सब में मैं आप इससे शुरू कर रहा हूं, मैं आपके पास फिर आता हूं। आम आदमी पार्टी का आप रोल कैसे देखते हैं? देखिए मुझे उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि हम प्लेनली अभी ऐसा नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी को अगर इतने परसेंटेज वोट मिले हाँ। तो वो सारे कांग्रेस के ही उसने काटे। हाँ। क्योंकि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी कि जिसमें आम आदमी पार्टी ने भाजपा के उम्मीदवार को नुकसान हो इस तरह से कैंडिडेट्स रखे थे। जैसे अहमदाबाद की वेजलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट है, अगर आम आदमी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट रखती तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता, तो भाजपा को फायदा होता। लेकिन वहां पे हिंदू पटेल कैंडिडेट उन्होंने खड़ा रखा, तो वो भाजपा को नुकसान कराने वाला कैंडिडेट था। ऐसा कई 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 जगह पे है जो हम जानते हैं कि ये सीधा भाजपा को नुकसान करा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी को पार्टी को ये वोट मिले तो वो भाजपा को ही कांग्रेस को ही नुकसान करा, इसलिए ये रिजल्ट मिले है। तो वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने वोट जो काटा है वो बीजेपी का काटा है, इसलिए कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, ट्रेडिशनली जो 18 साल से 30 साल के जो पार्टीदार हैं वो थे। लेकिन देखिए बीजेपी ने बहुत होशियारी क्या की कि ये अगर जाते हैं तो कहां से लाना। ये तो देखिए मैं 20 साल से उनको देख रहा हूं कि जैसे मुसलमान फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी का अपना एक हिंदुत्व का जो है ठीक है, लेकिन उनका जो एमएलए है, उनका जो नीचे का आदमी है वो बराबर काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एरिया बताऊं कि जहां एलिस ब्रिज है, जहां हम लोग रहते हैं, वहां मुसलमान 2% है सिर्फ, लेकिन वहां बराबर मैं 4 इलेक्शन से देखता हूं कि बीजेपी का जो पन्ना प्रमुख है वो हमारी जो मुस्लिम सोसाइटियों में वो आता है लेके, यानी वो संभालता है। मुसलमानों के अगर कोई काम है तो एमएलए तो वही है, मुसलमान एमएलए तो है ही नहीं कोई, तो वो उनके काम करता है। तो बीजेपी ने क्या किया है सॉफ्टली। और एक और चीज है दिमाग कि अगर जितनी भी पार्टियों की जो माइनॉरिटी फ्रंट है, चाहे कांग्रेस हो, सबके हैं, बीजेपी का जितना स्ट्रांग है ना माइनॉरिटी मुस्लिम फ्रंट, इतना किसी का नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, वो मुसलमानों ने तय किया था कि इसको तो देना ही नहीं है, तो मुसलमानों का वोट जो है आम को जाने के बदले बीजेपी में आया है। तो वो जो नुकसान पार्टीदार का जो थोड़ा बहुत हुआ, दैट हैज बीन कॉम्पनसेटेड बाय मुस्लिम्स वन। और ये जो ट्राइबल जो पहले कांग्रेस में जाते थे, जो दूसरे जो सौराष्ट्र के अंदर, वो भी इधर आ गए। तो बीजेपी ने क्या किया कि अपने उसको तो इंटैक्ट रखा, और नए कहां कहां से हम ला सकते हैं, ये हमेशा उनका कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहता है। जी हाँ। दो जो खबरें बड़ी आई उनमें ये भी खबर आई, जो जफर भाई ने इसका उल्लेख भी किया, जिस तरह से ट्राइबल्स में बीजेपी ने काम किया, जहां अगर आप देखें तो कपराड़ा से जहां प्रधानमंत्री ने चुनाव घोषित होने के बाद पहली रैली की गुजरात में, तो ट्राइबल एरिया में की, कहा कि मेरे लिए तो ए फॉर आदिवासी है, मुझे ट्राइबल्स का आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो लगातार एक कोशिश लंबी चलती रही, कांग्रेस के बड़े ट्राइबल नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? दूसरा जो मुझे लगता है कि मिल्क कॉपरेटिव्स में जिस तरह से अमित शाह ने अपनी पैठ बढ़ाई, और ख़ासतौर पे उन इलाके में जो गुजरात का 270 लाख लीटर रोज़ाना का जो मिल्क आता है, 75% बनासकांठा और आसपास से जो आता है, वहाँ जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए ट्राइबल में 2 अर्ली लीड्स हमको मिल गई थी कि जब डांग और कपराड़ा के बाइपोल्स हुए थे पिछले 2 साल के अंदर अंदर, और 2017 में एक में 700 माइनस था बीजेपी, अराउंड 700, दूसरे में 200 माइनस था। और आप देखिए कि 2021 में जब ये पूरा पेज कमिटी और पूरा टारगेटेड इन्फ्लुएंस के साथ सीआर पाटिल ने काम किया, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 200 और 700 माइनस थी 2017 में, उसमें 47,000 और 60,000 प्लस से बीजेपी जीती। कैन यू बिलीव? ट्राइबल एरिया में, डांग और कपराड़ा में। तो तभी तो हमने देखा था कि काफी सीरियसली ये लेना चाहिए। तो वहां पे 6 महीने से पहले के समय से वहां पे जाते हैं, ट्राइबल्स के अलग अलग गांवों में लोगों के प्रश्न भांपते हैं, उनके कम्युनिटी लीडर्स के साथ बैठते हैं, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दिबांग जी, ये छूट नहीं जानी चाहिए। जब भाजपा इलेक्शन से पहले कहती तो हम समझते थे कि ये तो कहने के नाम पे कहते हैं, सरकारी भाषा है, लेकिन उसका काफी इम्पैक्ट है। सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना। आप देखिए कांग्रेस ने जब रिटेन किया सेंटर में पावर, तो ये मनरेगा वगैरह जो स्कीम्स थी, क्योंकि उसका रीच काफी था, आपकी कोई स्कीम का बहुत ज्यादा रीच होना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो नरेंद्र भाई ने ये एडमिनिस्ट्रेशन को इस साल के अर्लियर में ही भूपेंद्र भाई के जरिए कहा था कलेक्टर्स को कि आप अपने जिले में सरकार की इतनी इतनी स्कीम्स है,
जिसमें टेंजिबल गेन्स है, उसको सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाए, नॉक डोर करिए, फॉर्म भरवाइए। और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी सीआर पाटिल ने ये कहा था कि इतनी इतनी स्कीम है, उसकी ऐप बाकायदा बनाए रखी थी, व्हाट्सएप बनाए रखा था, और कहा था कि घर घर जाके आप बर्थडे अगर मेरी सेलिब्रेट करनी है, प्रधानमंत्री की बर्थडे, तो आप 15 दिन तक जाइए और सारी स्कीम्स को रोल आउट कीजिए पब्लिक के बीच में, उसके बेनिफिशियरीज का दरवाजा खटखटाइए। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जो माँ योजना है, इंसान, गरीब इंसान दो ही चीजों से ज्यादा गरीब बनता है, एक शादी का खर्चा और दूसरा अगर किसी को बीमारी आ गई, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया। माँ कार्ड का गुजरात में बेनिफिशियरी 1,60,00,000 है। 1,60,00,000, 5 लाख तक की सारवार साल में फ्री मिलेगी। तो वो जो आपका गारंटी कार्ड है वो तो फ्यूचर को इंश्योर करता था, लेकिन माँ कार्ड तो अभी ही 5 लाख का टेंजिबल गेन देती है। तो इस तरह की सारी योजनाओं का रोल आउट किया, उसका मुझे लगता है बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, कि जब ये चेंज कर रहे थे चीफ मिनिस्टर रूपानी साहब के जी, टाइम पे, हाँ। तो आपके दिल्ली के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जो गुजरात पे बड़ी नजर रखते हैं, उन्होंने मुझे 4:30 बजे होने वाला था, 3 बजे मुझे फोन किया, क्यों जफर भाई, नितिन पटेल भाई आवा ना, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी सबको मालूम था, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। हाँ, तो मैंने कहा नितिन पटेल नहीं आएंगे, तो बोले हैं? मैंने कहा ₹1,00,00,000 की शर्त। बोले हैं? मैंने कहा 1 करोड़ रुपए की शर्त। फिर जब नहीं आए तो उन्होंने वापस मुझे फोन किया कि ऐसा कैसे कहा आपने। हाँ, मैंने कहा देखिए, बीजेपी का एक हिंदुत्व जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी कभी भी, यानी मोदी साहब कभी भी ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे जो रैबिडली कम्युनल हो। नितिन पटेल साहब जो थे ना, रैबिडली कम्युनल, मतलब मैंने कभी कोई मंत्री को ऐसा नहीं देखा था। तो मैंने कहा ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जो मोदी को मैं जानता हूं 20 साल से, कि ये तो नहीं बनेंगे। उसके मुकाबले में ये भूपेंद्र भाई को जो बनाया, ये क्योंकि औडा के चेयरमैन थे, हम लोग जब भी जाते थे कभी भी इन्होंने अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं बीजेपी हूं। तो ये जो चुनने की जो अदा है मोदी साहब की, वो कमाल की है। तो उसने भी एक बहुत बड़ा, बोलते ना, उसको रेस्ट कर दिया भूपेंद्र भाई को बनाने में और नितिन पटेल को नहीं बनाने में। जी, मैं आपसे यही पूछ रहा था जफर भाई कि नितिन पटेल हट गए, रूपानी हट गए, लेकिन कहीं कोई ऐसा रेबल खड़ा नहीं हुआ, किसी ने झंडा खड़ा नहीं किया, कोई कुछ ऐसी बड़ी आवाज़ नहीं आई। ये कैसे मैनेज हुआ? इसके पीछे किसने काम किया? देखिए, एक बात तो है कि मोदी साहब का एक अपना ऑरा है, ये ना, उसके आगे कोई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं है। सिर्फ गुजरात में नहीं, आप देखिए ना, कहाँ भी ये लोग हटाते हैं अगर किसी को, बीजेपी वाले, तो इनके यहाँ कोई रिबेल नहीं होता। तो वो डिसिप्लिन जो है बीजेपी में, यानी मैं तो उनका जो नीचे वाला आदमी है ना, जो नीचे बिल्कुल, जिसको शायद उस जगह के एमएलए को भी नहीं पता होगा, वो जिस बेलिजेरेंट वो डिलीजेंस के साथ काम करता है ना, इनका पन्ना प्रमुख, वो शायद उसकी पहुंच भी नहीं होगी। लेकिन वो बात तो माननी पड़ेगी कि जो इनका कैडर इनके साथ जो जुड़ा हुआ है, यानी मोदी साहब तकरीर करके जब जाते हैं और वो जो नीचे इनकी बातों को जो पहुंचाने वाला जो है, वो आपको मानना पड़ेगा कि ये इनके पास है। जी, जब हमने बात कर ली बीजेपी की, हमने बात कर ली आम आदमी पार्टी की, ज़रूरी पार्टी एक और है कांग्रेस पार्टी। अगर आप देखें तो अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ रैली की तो उन्होंने कहा कि इनका बड़ा साइलेंट प्रचार चल रहा है, ये गांव-गांव में जा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों को बता रहे हैं इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो साइलेंस ज़रा ज़्यादा ही सुनाई हो गई यहाँ पर, तो साइलेंस बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। तो मैं टीवी डिबेट्स में जब ये प्रश्न आता था तब यही कहता था कि ये साइलेंट कैंपेन क्या होता है? अगर साइलेंट है तो कैंपेन नहीं है, अगर कैंपेन है तो साइलेंट कैसा? मतलब कैंपेन के तो तरीके ही होते हैं ना, जो लाउड हो, जो हाई वोल्टेज हो। तो ये तो प्रधानमंत्री ने एक कुकरी फेंक दी थी उस सभा में, और हम सब जानते भी थे, जफर भाई, जो भी गुजरात के लोग हैं और जो नरेंद्र भाई को जानते हैं, वो जानते ही थे कि कुकरी फेंकी है उन्होंने। और उससे पहले तो कांग्रेस को भी मालूम नहीं था कि हमारा साइलेंट कैंपेन चल रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने ये टाइटल दे दिया तो वो भी कहने लगे कि हमारा तो साइलेंट कैंपेन चल रहा है। हालांकि मैं कहूंगा कि कांग्रेस के जो विधान सभ्य है, यानी कि लेजिस्लेटर, यानी अब कैंडिडेट, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा दम लगाया। तो कैंडिडेट के तौर पे तो हम मान सकते हैं कि कैंपेन हर एक ने अपने सिंसियरली किया, लेकिन स्टेट लेवल से, सेंट्रल लेवल से कोई सपोर्ट नहीं था। उल्टा जो मुद्दे उठा रहे थे, ड्रग पकड़ी गई वगैरह, मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे पर इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसे कई लट्ठा कांड हो गया, अब इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, और अगर ड्रग पकड़ी गई है तो ये तो अच्छी बात है। तो कई, मुझे लगा और मुद्दे थे जिन पे कांग्रेस अच्छी तरह से पैठ बना सकती थी।
लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। या जफर भाई, आपको क्या लगता है कांग्रेस का हुआ क्या? ये राहुल गांधी जो नहीं आए उसका उनको बिल्कुल, फायदा हुआ, देखिए, नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ? नहीं, पिछली मर्तबा जो राहुल गांधी साहब जो घूमे गुजरात में, बल्कि वो मंदिर मंदिर जाते थे और वो सारा था, तो उसका असर तो हुआ था। यानी इस बार आप बताइए कि आप भारत जोड़ो यात्रा करते हो, गुजरात से आप निकल जाते हो, यानी जहां इलेक्शन होने वाला है आप वहां आते नहीं हो, मध्य प्रदेश में जाते हो, राजस्थान में जाते हो, तो मतलब यानी आई नहीं। और वो एक और बात है जो साइलेंट का कहते हैं, बीजेपी, यानी जब बहुत सारे मुसलमानों ने जो वोट दिया ना बीजेपी को, वो मुझे यूं कह रहे थे कि यार ये तो वोट भी मांगने नहीं आते। बोले यार ये जिसको मैं वोट नहीं देता, ये मेरे घर पे आकर मेरे को पूरा पैकेट दे के जाता है कि देखो ये स्कूल के अंदर है, ये क्लास में, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। और यार ये वोट भी नहीं मांगते। बोले जफर भाई, अगर ये हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन होता है और वहां भी कोई अपने कभी वोट देने नहीं जाते, लेकिन वो चेयरमैन अगर फोन करता है भाई मैं खड़ा हूं, तो यार लगता नहीं यार इसको वोट देना चाहिए। तो बोले यार कम से कम वोट तो मांगने आया। तो बिल्कुल वो साइलेंट भी नहीं था, यानी जो इनका परसीव्ड वोटर है जिसको ये समझते हैं उस तक भी नहीं पहुंचते थे ये। दिव्यांग जी, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख किया है। देयर इज अ ग्रेप पॉइंट गांधीनगर में, कांग्रेस के सर्कल में ही है, कि जब प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि गुजरात में राउट होगा कांग्रेस का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बाद में प्रशांत किशोर ने ट्वीट भी की थी कई हफ्तों या कई महीनों के बाद। तो जब भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय होने वाला था और उसमें दो ऑप्शन थे कि एक तो आप ये महाराष्ट्र के नांदेड़ वाले इलाके से जलगांव होके मध्य प्रदेश में घुसिए, या फिर आप मुंबई वाले कोस्टल बेल्ट पे जाइए, ज्यादा पॉपुलेशन कवर करके आप गुजरात की तरफ जाइए। तो तब ये कहा गया था कि गुजरात में कांग्रेस की हार होने की संभावना है, तो अगर भारत जोड़ो यात्रा वहां से ले जाएंगे और फिर तुरंत पोलिंग होगा और उसका रिजल्ट अगर कांग्रेस से विपरीत आएगा तो भारत जोड़ो यात्रा पे एक प्रश्नार्थ लग जाएगा, क्योंकि वो 2024 के लिए वो प्लान है राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का। तो इसलिए ये रूट तय किया गया महाराष्ट्र से। ये बताइए। मैं खाली इतना ऐड करूंगा, जीतने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन इतनी जो बेइज्जती हुई, कम से कम ये बेइज्जती कम हो जाती अगर कम से कम इन्होंने मेहनत की होती। जीतना तो सवाल ही नहीं था, वो तो बीजेपी का था ही, मेहनत उनकी बड़ी थी। कांग्रेस की बात करें, हम लोग आज जब पहले बात भी कर रहे थे कि जो कोडलधाम मंदिर का जो ट्रस्ट है उनसे इनकी बातचीत कांग्रेस की होने वाली थी, वो बात आगे बढ़ रही थी, बड़ी उम्मीद से थे उन लोग, फिर अचानक बात पलट कैसे गई? तो ये नरेश पटेल के साथ मनसुख मांडविया बात कर रहे थे। मनसुख मांडविया लेउआ पटेल समाज के हैं और यूनियन कैबिनेट में लेउआ पटेल के एक मिनिस्टर है और एक कड़वा पटेल के मिनिस्टर है, तो परसोत्तम रूपाला है। तो मनसुख मांडविया को ये जिम्मा दिया गया था और मनसुख मांडविया के जरिए ये नरेश पटेल, उनके साथ जो दूसरे ट्रस्टीज है रमेश टीलाड़ा वगैरह के साथ बात हुई। और मजे की बात यह कि नरेश पटेल का जो कांग्रेस के साथ जो संपर्क था, या हम इसे ब्रोकरिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बातचीत का सेतु, वो प्रशांत किशोर थे और प्रशांत किशोर का ही मोहभंग कांग्रेस से हो गया। तो ये 2 या 3 चीजें ऐसी हुई कि उसके बाद नरेश पटेल ने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा और बीजेपी ने बड़ी विनम्रता से ये फायर फाइटिंग किया था। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि वो व्यापारी है इसलिए डर गए, या ऐसा नहीं था। काफी विनम्रता और रिस्पेक्ट के साथ ये किया गया, क्योंकि इस बार जब से सीआर पाटिल को यहाँ नियुक्त किया गया था, नरेंद्र भाई के मन में यहाँ बड़ा स्कोर करने की इच्छा थी और एक तरह से आप इसको लेबोरेटरी कह सकते हैं गुजरात में। वैसे वो शब्द अच्छा नहीं है जी, लेकिन आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में जो कुछ चीजें जो करनी है पर्दे के पीछे स्ट्रेटेजी में, उसका पूरा प्रयोग नरेंद्र भाई ने यहाँ पे किया है। और आप देखेंगे सीआर पाटिल की भी शायद पर्दे के पीछे कोई भूमिका होगी 2024 के इलेक्शंस में, और गुजरात से जो लेसन्स लिए हैं, गुजरात की जो सफलता हुई है, जो उन्होंने किया है पिछले 2 साल में, वो सब रेप्लिकेट होगा लोकसभा इलेक्शन में। जफर भाई ने जो बताया कि जफर भाई आपने बताया कि किस तरीके से पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन उससे पहले एक और जो काम इन्होंने किया कि केंद्र में मंत्री लिए 3 गुजरात के और उसमें सौराष्ट्र और सूरत के मंत्री रहे। उसका भी कोई असर हुआ? हम लोग तो यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहे थे कि भाई इन्होंने ले लिया, चुनाव आने वाले हैं, उसका ग्राउंड पर किस तरह से असर दिखा? देखिए, ये हमेशा कहते थे ऊपर इनके टॉप लेवल के लोग, जब पटेलों का एजिटेशन वगैरह होता था ना, बोले यार देखो पटेल जो है ना वो अल्टीमेटली पहले व्यापारी है, बिजनेसमैन है पटेल। वो ये सब चीजों में नहीं देखता, वो देखता है कि फायदा किस में है, और फायदा 100% बीजेपी के साथ है।
और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि 3 इसके मेन हैं और जो आगे जाएंगे। एक तो ऑफकोर्स नरेंद्र भाई का जो बहुत बड़ा रोल है, उनकी जो प्रेजेंस, सेकंड अमित भाई का काम, और थर्ड सीआर पाटिल ने जो क्वाइटली जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। और सीआर पाटिल साहब आगे ये पूरे इंडिया में उसको रेप्लिकेट करेंगे ये मेहनत को। जी हाँ, आपने अमित भाई का नाम लिया। जिस तरह से अमित शाह ने मिल्क कॉपरेटिव्स को जोड़ा और जिस तरह से वो प्रचार में भी उनके लोगों को साथ रखते थे, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा इशारा था उन किसानों के लिए जो वहाँ पर डेयरी का काम करते हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ कि आगे आपको क्या लगता है कि अब इसी तरह की सरकार रहेगी, क्योंकि बड़े चुनाव आने वाले हैं 24 के, आप आगे कैसे देखते हैं? अब यहाँ की ये तो सरकार बन गई, आगे क्या डायरेक्शन आपको दिखाई देता है? आप गुजरात की बात कर रहे हैं? जी, देखिए, गुजरात में तो अब फिर से 2024 का इलेक्शन आएगा, तो क्योंकि पिछले 2 बार तो 26 की 26 गई एक तरफा। हाँ, तो इसमें भी यही लक्ष्यांक होगा 26 से 26 वाला। हाँ। और इससे तो काफी बूस्ट मिलेगा, अभी जो हुआ है उससे तो संगठन को काफी बूस्ट मिलेगा कि वो स्कोर फिर से एक बार पा ले। जहां तक अमित भाई की आपने जो मिल्क कोऑपरेटिव की बात की, मैं शॉर्ट में उसको एड्रेस कर लूंगा। मैं पहले भी आपने पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाया था। जी, ये कृषि के बाद गुजरात के जो गांवों की समृद्धि, उसका कारण दूध है। दूध है। आप चीज खाइए, मक्खन खाइए, पनीर खाइए, हर एक चीज में दूध आता है, आइसक्रीम खाइए। तो दूध का गुजरात एक सोर्स बना हुआ है, दिल्ली तक गुजरात का दूध आता है। और ये जो पूरा मिल्क सेक्टर है वो एक क्राइसिस में फंसा था करीब करीब 1-2 साल पहले, जब मिल्क पाउडर उनके पास भरा पड़ा था और उसकी डिमांड नहीं थी, उसके प्राइसेस नहीं मिल रहे थे। तब गुजरात गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर को मदद की थी, आर्थिक मदद की थी, और 1 साल तक डेयरी सेक्टर उससे विपरीत संजोगों में लड़के बाहर आ गया था। तो ये इसकी वजह से डेयरी सेक्टर और दूध उत्पादक तक का जो आदमी है बेसिक लेवल का, वो एक तरह से सरकार का ऋणी है। तो उसका भी रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन में है। जी जफर भाई, एक बार प्रधानमंत्री गए हुए थे चुनाव में, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र की जो सीटें हैं वो नरेंद्र से ज़्यादा हों और इसके लिए मैं काम करने आया हूं। खुद अपनी बात वो कर रहे थे। वो काम तब होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आप कैसे देखते हैं ये जो बड़ा चुनाव आने वाला है, उसके लिए किस तरह की आप तैयारियां देखते हैं पार्टी में? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये मेरा भी मानना ये था कि ये जो इलेक्शन में जो मेहनत है अभी जो बीजेपी कर रही है ना, आप देखो ना जिस तरह से उन्होंने उतारा। मुझे किसी ने कहा कि बीजेपी यार इलेक्शन में वो, अरे भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही तो सब कुछ है। अगर डेमोक्रेसी में आप इलेक्शन नहीं जीतते तो वो तो सबसे फंडामेंटल है। हाँ। तो ये जो मेहनत है इनकी, ये एक्चुअली 2024 टारगेट है, असल टारगेट, और वही 26। तो मुझे तो वही लगता है कि जिस तरह से ये गए हैं आगे, वो 26 आराम से वही टारगेट उनका 2024 का है। आपको क्या लगता है कांग्रेस आगे किस तरह से चलती हुई दिखाई देती है? राज्य में चलती हुई दिखाई देती भी है कि नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अब तो वहां पर आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस कौन से मुद्दे उठाती है, कोई लीडरशिप में नया फेस दे सकती है या नहीं दे सकती। देखिए, गुजरात की जनता जैसी है, बीजेपी ने खुद को ऐसा बनाया है। गुजरात और बीजेपी ये एक दूसरे के सामंजस्य बन गए हैं। तो कांग्रेस जो, मैं अब उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा कि ज्यादा लेफ्ट हो गई। जहां तक पहले गुजरात में कांग्रेस थी, मोरारजी भाई देसाई लेफ्ट नहीं थे, वो राइट थे, इकोनॉमी कल्चरली राइट थे, सरदार पटेल भी राइट थे। तो तब तक तो कांग्रेस रही। आफ्टर माधव सिंह सोलंकी का जो एरा आया और कांग्रेस ने लेफ्ट की तरफ का पूरा झुकाव पकड़ा, एक लेफ्ट राजनीति का, और विशेष करके राजीव गांधी थे तो फिर भी कांग्रेस सेंट्रिस्ट थी या थोड़ी राइट लीनिंग या सेंट्रिस्ट थी। लेकिन सोनिया गांधी और आफ्टर ऑल राहुल गांधी ने जिस तरह का पूरा लेफ्ट लीनिंग रवैया अपनाया है, तो मुझे लगता है कि इसके टेकर्स गुजरात में काफी कम है काफी कम है। यानी आप सरकार बना सके या बड़ी जीत पा सके, उतने टेकर्स गुजरात में नहीं है। या सोमनाथ मंदिर बनाने पे जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में जो खींचतान हुई, संघर्ष हुआ, या बैंकों के नेशनलाइजेशन में जो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में जो मनमुटाव हुआ, सेम लाइन है। तो अगर आप उस लाइन में जाएंगे तो आपको कुछ राज्यों में शायद फायदा मिलेगा, कुछ वोट बैंक में, लेकिन गुजरात तो आपके साथ नहीं रहेगा। बल्कि मेरा तो मानना है कि सिर्फ गुजरात नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सेंटर राइट ही चलेगा। सेंटर बट थोड़ा राइट, लेफ्ट जो है, और सेंटर लेफ्ट भी रहती ना अगर कांग्रेस, तब भी ठीक था। ये आपकी बात सही है कि दे वेंट फर्दर लेफ्ट, और फर्दर लेफ्ट दुनिया में नहीं चलता। बल्कि आप देखो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा लेफ्ट होते हैं, उनको वो लोग नहीं रखते। हाँ। तो बेस्ट मोड ये होगा कि सेंटर राइट, और जो कांग्रेस नहीं है।
मैं उसका उदाहरण दे दूं कि मेघा पाटकर लेफ्ट है हाँ और राहुल गांधी बड़ी शान से उनके साथ रहते हैं। हाँ राजीव सातव ने भी पत्र लिखा था, विवाद हुआ था, तो गुजरात कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन परेश दानानी ने कहा था कि मेघा तो अच्छी है हाँ। नर्मदा योजना के लिए। हाँ। तो लेफ्ट हो गया, अब गुजरात पूरा राइट है। राइट है। तो आप हर एक चीज में अगर राहुल जैसे राफेल का विरोध करेगा तो राफेल गुजरात के लोग अच्छा गिनते हैं, दे आर राइट, ऐसे 10 प्लेन खरीदो। हाँ तो ये हर चीज में गुजरात कांग्रेस का ये एम्बेरसमेंट हो जाता है सेंट्रल का जो लेफ्ट रवैया है जी। उससे। तो इसलिए गुजरात में थोड़ी छवि धूमिल ही रहेगी कांग्रेस की। जफर भाई, ये जो नए दिल्ली से गए हैं आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है जिस तरह की रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या गुजरातियों को वो स्वाद लगेगी? आगे भविष्य की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर वाली। नहीं देखिए, ये मतलब 5 या 10 सीटें अगर ले गए तो मैं नहीं समझता। और देखिए, गुजरात की जो जनता है ना, ट्रेडिशनली वो बिजनेस माइंडेड है, वो कारोबारी है ना। एक आदमी मेरे यहाँ नौकरी भी करता है ना, मुझे मालूम है कि 2 साल में ये अपना कुछ का खुद करेगा। अल्टीमेटली गुजरात में नौकरी करने वाले का एम ये होता है कि मुझे अपना खुद का करना है, तो उसको ये मुफ्त वाला समझ में नहीं आता। उसके बजाय उसको कौन सी चीजें समझ में आती हैं कि जैसे बैंक अकाउंट खोल दिए, उसमें कुछ दिया नहीं भाई, वो आसान कर दिया। तो गुजरात की जनता जो है ना, इन चीजों को ज्यादा प्रिफर करती है कि जो गवर्नमेंट उनके लिए हेल्प करे। डायरेक्ट देना जो है ना, वो गुजरात के अंदर मिजाज में नहीं है। यानी मैं किसी को दूं ना तो वो लेगा भी नहीं, वो समझता है कि मेरी बेइज्जती है। तो गुजरात के अंदर ये रेवड़ी वाला जो कहता है ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उनको मालूम भी है, गुजराती बिजनेसमैन है, कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अल्टीमेटली बिल तो कहीं फटेगा ना भाई। तुम ये बांट रहे हो पानी मुफ्त में, तो अल्टीमेटली हु इज बिलिंग इट? तो गुजरात में ये ज्यादा मुफ्त वाला नहीं चलेगा। अब आप आखिर में दोनों से एक ही सवाल पूछूं कि ऐसी कोई बात रही इन नतीजों में जो आपको चौंकाती है? मैंने अभी नतीजों का डिटेल अभ्यास नहीं किया है। हाँ, पर जो भी जितने भी आ रहे हैं, जिस तरह से लग रहा है कि वो रिकॉर्ड सीटें उनको आएंगी, कांग्रेस बिल्कुल अपने लोएस्ट पे रहेगी, आम आदमी पार्टी को भी कुछ 10 के आसपास सीटें रहेंगी, कुछ चौंकाता है इसमें आपको? कांग्रेस की सीटें काफी कम है और बीजेपी की सीटें 127 को क्रॉस करेंगे तो लगता था 130 तक भी लगता था। 30 सीटें ऐसी थी कि जैसे मैंने अभी टीवी प्रोग्राम में कहा कि वो 5000 के अंदर निपटती है। हाँ। तो वो कांटा किस तरफ जाता है, 30 से 40 ट्रेडिशनली गुजरात के हर एक इलेक्शन में होती है। तो 149 वैसे चौंकाने वाला कुछ अभी तक नहीं लग रहा है। जब मैं डिटेल अभ्यास करूंगा तब मैं कुछ इस बारे में कह पाऊंगा। देखिए, मेरा खुद का भी ये था कि 125 से ऊपर तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना बुरा करेगी है ना, 40 सीटें भी नहीं लाएगी। तो एक यानी नेशनल पार्टी वो 40 सीट भी नहीं लावे तो ये है 125 से ऊपर लाना तो मालूम था कि इतना तो आएगा ही इनका। ये मैं आप लोग दोनों से कह रहा हूँ, ये जो एक सीट दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की, वो आपको नहीं चौंकाती? नहीं मैं आपको बताऊं, नहीं ये कुटियाना से जो नहीं, कांदा भाई नहीं, जडेजा जो लड़ रहे हैं चुनाव, जाडेजा इंडिपेंडेंट जीतते हैं वो। जाडेजा साहब जो है ना, वो कहीं से भी लड़ते हैं। वो पहले कांग्रेस से लड़े तो जीते, एनसीपी से लड़े तो जीते, इंडिपेंडेंट लड़े तो जीते, और अभी समाजवादी से, वो तो अपने नाम पे जीते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुजरात में कि जिनके नाम पे वो जीतते हैं, तो वो उनमें से एक है। वो दबंग नेता है और सरमण मुंजा करके पोरबंदर में डॉन कहे जाते थे, और गॉड मदर जिन पे से फिल्म बनी थी संतोष बेन, उनके लड़के हैं। अच्छा। तो वो अक्रॉस पार्टी लाइन कहीं से भी जीते। एनसीपी ने टिकट नहीं दिया, ठीक है मैं एसपी से लड़ लेता हूँ, तीनों में से फॉर्म भरा था उन्होंने, इंडिपेंडेंट से भी भरा था, फिर एसपी में सेटल हुए, और वो हमेशा राज्यसभा में और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देते हैं। एक में देख रहा था जफर भाई, और ये एक सीट पर वो आगे रह रहे थे और फिर वो खत्म हो गए, मतलब उनकी लीड खत्म हो गई, एक सीट पर आगे थे, ओवैसी की पार्टी। क्या लगता है कि उसकी कोई जगह है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान की साइक अब क्या हो गया है मुसलमानों में, जो मैं भी कहता था, और बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है अब। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक इनिशिएटिव चलाता हूं तालीम और तरबियत के नाम से, मतलब एजुकेशन के अवेयरनेस के प्रोग्राम, और मैंने 55 शहरों में किया है पूरे मुल्क में। मुसलमानों में एक बात आ रही है अब कि यार हमको है ना फायरिंग रेंज में धर दिया जाता है, जैसे यूपी में फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब बीजेपी को हराओ, और बोले हरा तो सकते नहीं है, हराता कोई और है या हराएगा भी। यानी बीजेपी अगर 45% वोट लेके आती है, मुसलमान 18 है, बाकी भाई 40% तो हिंदू उनके खिलाफ करता है, और बोले गोली के निशाने में हमको डाला जाता है। गुजरात फॉर एग्जाम्पल, हम है यार 9.6% और डाला जाता है हमको, तो यार हम ये क्यों मुसीबत लें?
तो मुसलमानों ने अब ये तय किया है कि भाई जिसको हुकूमत करनी है करो, हम ये कामों में पड़े भाई, जैसे एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह। दूसरा, मुसलमान जो है ना, ये लोगों का मिथ है, वो कोई मुसलमान को नहीं जिताता, बल्कि ये मुसलमानों में ये था, अभी चल रहा था अभी के इलेक्शन में, बोले यार ये 3 मुसलमान है, खुद के काम तो कर नहीं सकते, ये हमारे क्या करेंगे। तो भाई ये मिथ में से अब हमको बाहर निकलना है। तो मुसलमान जो है ना अब इससे बियॉन्ड हो गया है। वो अब ये ने ये जो रिलीजियस पार्टी जो भी होगी, जो पहले फेल हो गई आपके यूपी में, वो जो पीस पार्टी वगैरह आई थी, तो मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी जो है वो ना गुजरात में चलेगी ना कहीं पर चलेगी, वो नहीं चलेगी। चलिए, इस विशेष शो के लिए, अनकट के इस विशेष शो के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लगा जरूर लिखकर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।